हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को डिस्कस किया था कि विद्युत रासायनिक जो सीरीज है हमारी श्रेणी है उसको हमने डिस्कस किया था और हमने बताया था कि किस तरह से हमारा जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोड जोड़ करके हम एक सेल बनाते हैं और फिर स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर यानी जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है यूनिटी लेते हैं, टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होता है, प्रेशर हमारा 1 atm होता ही है उस समय। तो उन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो सेल का EMF आता है, सेल का जो पोटेंशियल आता है वही क्या होता है हमारा उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और उसी के आधार पर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी जिसमें ऊपर सबसे हमने फ्लोरीन को रखा था और सबसे नीचे कौन को रखा था, लिथियम को रखा था। फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा था। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल को हम जब x यहाँ पे लिखते हैं तो इस तरह से लिखना चाहिए कि अगर जैसे आपके पास एक मेटल है तो मेटल की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बटा रिड्यूस्ड फॉर्म है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी, इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के और क्या बना ली है, रिड्यूस्ड फॉर्म बना ली है, मेटल आयन से मेटल बन गया है। तो ये इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन लिखा है आपने, हुआ क्या है यहाँ पे, रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसलिए Mn+/m यही लिखना है आपको। अगर आपने M/Mn+ कर दिया तो आपने फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको चेंज नहीं करना है, ये Mn+/m ही लिखना है और E0 आपको पता ही है रिडक्शन पोटेंशियल। तो कुछ एप्लीकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हमने कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एप्लीकेशन है वो टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का सबसे पहला एप्लीकेशन ये आता है कि हमारे पास अगर दो सब्सटेंसेस हैं, दो एलिमेंट हैं या दो मेटल हैं या दो कोई एक मेटल और नॉन मेटल है, तो हम अगर उनकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करें तो किस तरह से करेंगे, मतलब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो ये बात हम हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको देख करके बहुत आसानी से बता सकते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की किसी भी एलिमेंट की या किसी भी सब्सटेंस की कहें हम, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो ताकत है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मोर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी the nature to accept electron, and hence we can say that the stronger will be that oxidizing agent। वो उतना ही strong oxidizing agent होगा कौन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। जैसे हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन हमारा सबसे ऊपर है ना। तो फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो कितना है, 2.87 है ना, 2.87 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा, यानी ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक एजेंट, इसकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन लेने की वो सबसे ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक, है ना, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन है स्ट्रॉन्ग, सबसे फ्लोरीन है ना। सबसे नीचे हमारा कौन है, लिथियम है। जैसे लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो -3 कितना है अभी, 3.05 वोल्ट है। तो सबसे नीचे लिथियम है। इसका मतलब लिथियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें अगर हम देखेंगे तो उस सीरीज में वो सबसे क्या है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, लिथियम। या यूँ कहिए कि अगर वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो सबसे आसानी से क्या देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि हमारा लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो किस बिहाफ पे कहा अपन ने, ये उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बिहाफ पे। तो हो गया ना एप्लीकेशन।
हाँ या ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसी तरह से अगर फ्लोराइड, जैसे फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्लोराइड बना लिया, तो फ्लोराइड अब इलेक्ट्रॉन देने वाला है नहीं। इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो वो क्या बन जाएगा, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, है ना। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला वीक रिड्यूसिंग। यानी फ्लोरीन और फ्लोराइड में अगर हम कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन तो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और फ्लोराइड क्या हो गया फिर, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया वहाँ पे, है ना। अगर लिथियम और फ्लोरीन में कंपेयर कर रहे हैं तो हाँ, लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और लिथियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो तो वो क्या है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है वो, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं आसानी से कि उनकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर अगर किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। उसके बाद अगर बात करें रिलेटिव रिएक्टिविटी की, तो अगर मेटल की हमारे पास एक सीरीज है, तो उस मेटल में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा, इस बात की हम पुख्ता जानकारी दे सकते हैं। किसके आधार पर, हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर। जिस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होता है वो मेटल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होने का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया। वो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटल्स के केस की बात करें तो अगर हमारे पास जैसे ये है मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और Ag, तो यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है। क्यों है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर यहाँ पे इनमें कंपेयर करेंगे हम तो ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या है, उसकी रिएक्टिविटी कहते हैं कि ज़्यादा होगी सबसे, यानी वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एम आई राइट। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बन गया इस सीरीज में, अगर यहाँ पे देखोगे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मैग्नीशियम, क्योंकि ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन गया है। हाँ या ना, हाँ। और ये क्या हो जाएगा फिर, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा फिर ये, है ना, Ag+I। तो इस तरह से हम इस आधार पर, किसके आधार पर, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर रिएक्टिविटी की बात कर सकते हैं। उसके बाद टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, ये तो हम बात कर चुके हैं हालांकि जब हमने पढ़ा था EMF के बारे में कि हम किसी सेल का अगर स्टैंडर्ड EMF निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, और हम EMF सेल का अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। हाँ या ना। जैसे हमारे पास हमारा था डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल में हमें पता है जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -0.76 वोल्ट होता है, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.34 वोल्ट होता है। एम आई राइट। तो अब उस सेल के अंदर कॉपर हमारा कैथोड की तरह बिहेव करेगा और एनोड हमारा जिंक होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल सेल का EMF कैसे निकालेंगे हम, E0 कॉपर और E0 जिंक, तो 0.34 -76 इसलिए 1.10 वोल्ट आ जाता है। हाँ या ना। तो अगर हमें दोनों इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो हम उस सेल का स्टैंडर्ड EMF भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल लिया, देखो निकाल लिया। अब अगर टू प्रेडिक्ट वेदर मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस विद एन एसिड, तो देखिए अब ये बहुत आसान है समझाना कि अगर हमारा मेटल है ना, जैसे रिएक्टिविटी की बात ऊपर कर ली हमने, अगर
दिए गए मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल यानी SHG स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, 0। तो अगर किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम यानी नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी। हाँ या ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी तो उस मेटल का क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो देगा किसको, हाइड्रोजन आयन को। हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं जितने भी मेटल, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं मिनरल एसिड के साथ, बाकी नहीं करते हैं। आराम नहीं करेगा। सोना अगर आप HCl में डाल दोगे सोने को, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने वाली नहीं है। अगर इसी तरह से हमारा Ag है, नहीं है ना? ये आपने सुना होगा कि सोने को कभी जंग नहीं लगता है ना? ऐसे कहावत है। सोने को जंग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा खासा है, 1.40 वोल्ट है, तो उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, प्लेटिनम का नहीं होता है। तो सोने को जंग इसीलिए नहीं लगता है, सोना एज प्योर अवस्था में मिलता है, उसके साथ धूल मिट्टी कण थोड़े बहुत चिपके हुए हो सकते हैं, बाकी वो प्योर ही मिलता है सोना। तो वो क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता ही नहीं है, ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा वो, इसलिए जंग नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। जंग लगने में होता क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है आयरन का, कोरोजन, है ना? तो इस तरह से हम बिल्कुल बता सकते हैं कि कोई मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा या नहीं। जैसे जिंक है, जिंक को अगर आप किसी मिनरल एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन आयन को दे करके हाइड्रोजन गैस बन जाएगी वहाँ पे। कॉपर को डालोगे तो नहीं होगी हाइड्रोजन गैस, सोने को डालोगे तो भी नहीं होगी, है ना? तो ये आसानी से हम बता सकते हैं। उसके बाद टू प्रोड्यूस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन, है ना? प्रेडिक्ट। तो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं भी स्पॉन्टेनिटी को कि एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं। जैसे हमें मान लीजिए यही दे दे कि जिंक सल्फेट और कॉपर की रिएक्शन बताइए होगी कि नहीं होगी। तो देखिए ये बहुत आसानी से बताया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा होता है। इसका मतलब कॉपर तो इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर देने वाला नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी भैया? ये तो जिंक प्लस आयन है, ये कॉपर है, तो ये कॉपर का कॉपर ही रहेगा, ये ZnSO4 ही रहेगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। दूसरा केस है कॉपर सल्फेट और इसमें जिंक पाउडर डालें हम, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर मेटल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है किससे? जिंक से। इसलिए जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कॉपर प्लस आयन था यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कॉपर मेटल बन जाएगा और ZnSO4 बन जाएगा। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है अगर उसमें जिंक का पाउडर डाल दिया जाए, तो इसीलिए गायब हो जाता है क्योंकि ये रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए, है ना? तो ये आप आसानी से समझा सकते हो किसके आधार पर? हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर कि कॉपर का भैया जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जिंक से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो जाता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है और ZnSO4 बन जाता है, जो नीले कलर का होता नहीं है, पीले पीले कलर का होता है। तो आपका नीला रंग गायब। आसान है, हाँ। तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, है ना, कि इसकी फिजिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, है ना। इसके अलावा देखिए एक बात का और यहाँ पे जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे हम कि कभी कभी गांव में या हो सकता है शहरों में भी जो आते हैं गहने साफ करने वाले, गहनों की सफाई करवा लो, गहनों की सफाई करवा लो, यूँ करके। और जो हमारे गांव के जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनको बुला भी लेते हैं कि भैया औरतें जनरली ऐसा काम कर देती हैं, बेवकूफ़ी कर देती हैं कि हमें गहने साफ करवाने हैं, और वो अपने सोने के गहने उस भाई साहब को पकड़ा देते हैं। वो भाई साहब क्या करता है कि देखिए मैं माता जी, बहन जी, अभी मैं आपके गहने को चमाचम कर दूंगा। उसके पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वो ऐसे उसके पास मटेरियल होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.40 से भी ज़्यादा होता है, ओके। और उससे होता क्या है, जो सोना है वो सॉल्यूशन में डालते ही सॉल्यूशन उसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो सोने को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे।
और सोना अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, तो वो सॉल्यूशन में आ जाएगा ना घुल के, हाँ या ना। तो वो 2-3 बार उसको ऊपर नीचे करेगा तो सोने की जो ऊपरी लेयर है ना, वो घुल करके उस सॉल्यूशन में आ जाएगी और गहना चमकने लगेगा। माता जी खुश, वाह अरे बेटा क्या गहना चमकाया है, जबकि वो सोना ले गया आपका, है ना। वो सोना घोल के ले गया उसमें, तो वो पैसे भी लेता है और साथ में सोना भी लेके जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सावधान रहना, ऐसे लोग आते हैं तो उनको, क्योंकि आपको अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता चल गई है कि होता क्या है वास्तव में। तो वो सोना सफाई 2 तरीके से करता है, ऐसे भी कर देता है और वैसे भी कर देता है ना। अपने घर जाके वो क्या करेगा, उसको ऐसे सॉल्यूशन में डालेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, सोना वापस से रिड्यूस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब सोने की कीमत आपको पता है आजकल कितनी चल रही है, थोड़ा सा भी अगर आधा ग्राम भी अगर वो ले जाए कहीं तो बहुत है, बहुत अच्छी झाड़ी बन गई उसकी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये ब्यूटी है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के आधार पर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ से एप्लीकेशन थे भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। तो या आप देखिए, कभी भी एप्लीकेशन पार्ट जो होता है किसी भी टॉपिक के अंदर, वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या हमारे जो एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी, और एक जनरल लाइफ के लिए भी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है, एप्लीकेशन ही तो है। हम अपनी सुविधा के लिए ही तो सब कुछ करते हैं, इंसान सिर्फ अपनी सुविधा के लिए काम करता है। तो जो भी हम पढ़ते हैं अपनी सुविधा के लिए, और जो भी हम देखते हैं अपनी एप्लीकेशन की, हमारा यूज क्या है इसका, है ना। तो इसलिए एप्लीकेशन को आप हमेशा अच्छे से स्टडी करें, चाहे वो किसी भी टॉपिक से संबंधित हो, वो हमेशा हमें एक पग आगे रखते हैं, एक स्टेप आगे रखते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए इसको, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। और हंसते रहिए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।